थैंक यू स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड लेक्चर में आपको दे रही हूँ जोलॉजी का। तो जो हमारा टॉपिक है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो सिस्टम ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द कार्लस लिनायस। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर जो है वो किसको कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है टू असाइन द नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या चूज़ द नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको नाम जो देने का सिस्टम है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? तो बायनोमियल का मतलब होते हैं कि दो वर्ड्स, टू पार्ट्स या टू वर्ड्स। Or so binomial nomenclature means that the any system which is also giving the name या assign the name of the living organism, and the this name is consist of the two words, and these two words are the Latin words. First name is a genus name which is also starting from the capital letter, and the second name is a species name, and this is also starting from the small letter. For example, Homo sapiens. Homo sapiens, this is the scientific या zoological name of the human being or the man. तो ये जो सिस्टम था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, इसमें जो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल को नाम देते हैं या प्लांट्स को नाम देते हैं वो हमेशा लैटिन या ग्रीक वर्ड्स होते हैं और ये इंटरनेशनली तौर पे एक्सेप्टेड होते हैं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ द जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या ICZN, ये हम जो है इसका एब्रीवेशन है इंटरनेशनल कोड ऑफ द जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते थे जब कॉमन नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिए जाते थे, और इसी की वजह से ज़रूरत ये पेश आई कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साइंटिफिक नेम दिए जाए ताकि वो पूरी दुनिया में जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेबल हों, और जो है वो उनको लोग जाने तो वो साइंटिफिक नेम से जाने, ना कि कॉमन नेम से। बिकॉज when the living things also called by the common names, there are the two problems created. फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि जब कंट्री टू कंट्री नेम्स हैं वेरी करते थे, या फिर सेम कंट्री में रीजन टू रीजन नेम्स हैं वो वेरी करते थे किसी एक ही स्पीशीज़ के लिए, और सब स्पीशीज़ के जो हंड्रेड्स कॉमन नेम्स हैं वो होते थे, और ये नेम जो हैं वो लोग जब उन नामों से पुकारते थे तो वो लोग जो है वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। या फिर मैनी कॉमन नेम्स आर यूज फॉर द टेक्सोनमिक कैटेगरीज एंड दीज आर द हायर दैन द स्पीशीज़ लेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट जो हैं वो काइंड्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट काइंड्स जो हैं उनमें अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड्स के जो बिल बग्स थे उनको अगर हम देखें तो वो क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करते थे, ऑर्डर आइसोपोड्स थे, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रे फिश को अगर देखें तो भी क्लास क्रस्टेशियंस और ऑर्डर जो डेकापोड्स से बिलोंग करते थे। अब अगर देखें तो ये बिल बग्स और क्रे फिश को डिस्टिंग्विश ईजिली जो है नहीं किया जा सकता था, और कॉमन नेम जो है वो कभी भी उनकी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को स्पेसिफाई जो है वो नहीं करते थे, कि यही डिसएडवांटेज थे कॉमन नेम यूज़ करने के लिए। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एडवांटेजेस हम देखते हैं कि वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के एडवांटेजेस तो थे वो बहुत ही फ़ायदा मंद थे। नंबर वन एडवांटेज ये था कि कोई भी नाम जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता था वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था, और फिर जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल था फॉर ऑल द पीपल। उसके बाद ये मोर अथेंटिक और डेफिनेट नेम्स थे। इसी तरह से जो है यूनिवर्सल तौर पे ये एक्सेप्टेबल नेम थे। फिर इनको हमेशा जो है वो जो नाम यूज़ किए जाते थे वो एनिमल्स के किसी न किसी इम्पॉर्टेंट करेक्टर को जो स्पेसिफाई करते थे, और नेचर ऑफ द प्लांट को, इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द एनिमल्स को। फिर ईजियर थे अंडरस्टैंड करने के लिए, सिंपल एंड मीनिंगफुल थे, फिर जेनरा से रिलेट करते थे, इसी तरह से जो है वो स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक थे। और जब हम कोई भी साइंटिफिक नेम देते थे तो किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट नहीं होती थी, और बिकॉज दीज नेम्स आर आल्सो कंसिडर द टू वर्ड्स, फर्स्ट नेम इज़ अ जीनस एंड द सेकेंड नेम इज़ अ स्पीशीज़ नेम। फिर जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल को अप्लाई किया गया तो इसके दो जो है रूल्स बनाए गए। पहला रूल ये था कि हमेशा जो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल नाम है, पहला नाम जो है वो जीनस नेम होगा और जो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और सेकंड नेम स्पीशीज़ से होगा, स्पीशीज़ नेम होगा जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा।
हमेशा जो ये नेम है ये या तो ग्रीक वर्ड्स से लिखे जाएंगे या लैटिन वर्ड से लिखे जाएंगे, और इनको जो है अगर हम लैटिन लैंग्वेज में लिखें तो ये हम हाथ से इनको नहीं लिख सकते, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे तो ये हमेशा तिरछे लिखे जाएंगे। तो इसीलिए या तो हम कंप्यूटर पे अगर इसको लिखें तो फ़ॉन्ट जो यूज़ कर सकते हैं लैटिन के, अगर हम इसको हाथ से लिखेंगे तो इनको अंडरलाइन से करेंगे, या तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, या फिर जो है वो होमो सेपियन देखें आप यहाँ पर, होमो सेपियंस को दोनों को जो है वो लाइन से अंडरलाइन किया गया, और ये दोनों लाइन जो है दोनों सेपरेटली यूज़ हो रही हैं। तो ये जेनरिक नेम सिंपल होगा और हमेशा शॉर्टर होगा, इसी तरह स्पीशीज़ नेम भी जो है वो सिंपल और शॉर्टर होगा। तो ये तो थी हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो मॉलिक्यूलर अप्रोचेस टू द एनिमल सिस्टमैटिक्स। अब जब मॉलिक्यूलर अप्रोचेस की बात होती है तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में के लिए कौन सी चीज़ है मच मोर इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम जीन्स और प्रोटीन्स ऑफ रिलेटेड एनिमल्स को देखेंगे। यानी अगर हमने देखना है कि दो एनिमल्स आपस में एक दूसरे से सिमिलर हैं तो हम उनके जीन्स को और उनके प्रोटीन्स को आपस में जो है वो देखेंगे। तो अगर जीन्स और प्रोटीन्स यानी जीन्स के जो है वो सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस जो है यानी डीएनए में आपस में मिलते जुलते हों, और प्रोटीन जो है उनके भी जो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते जुलते हों, तो इससे हमें पता चलेगा कि दोनों जो एनिमल्स हैं कि एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए। और फिर इसी तरह से जो है वो अगर कोई वेरिएशंस आई हैं डीएनए में या आरएनए में, तो जो है इन म्यूटेशन को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर क्लॉक। टेक्सोनमिस्ट ने जो एस्टिमेट लगाया कि जो टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, कॉमन एंसेस्टर से जो एनिमल्स ओरिजिनेट हुए थे वो ड्यू टू द एवोल्यूशन डाइवर्स हो गए, यानी उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए। कांस्टेंट म्यूटेशन रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्लॉक। फिर हम देखेंगे सीक्वेंसिंग द न्यूक्लियर डीएनए एंड द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब ये हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस में भी डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जब हम सीक्वेंसिंग करेंगे न्यूक्लियर डीएनए की और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की ऑफ द एनिमल, तो ये कॉमन प्रैक्टिस के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्ड्रिया जो डीएनए है वो मच मोर यूजफुल टॉक्सिक स्टडीज़ के लिए, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो जब हम उसको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जेनेटिक सिस्टम और इसके इनहेरिटेड जो साइटोप्लाज्मिकली इनहेरिटेड होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द ओनली द एग साइटोप्लाज्म। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिटेड होगा बाय द एग साइटोप्लाज्म। बाय द एग साइटोप्लाज्म वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो है वो हम देखेंगे किस तरह से चेंजेस आएंगी, और जो कि कांस्टेंट रेट के साथ, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके अंदर स्मॉल चेंजेस आएंगी डीएनए में, और ये चेंजेस रिलेटिवली स्मॉल कांस्टेंट रेट से होंगी। इसी तरह राइबोसोमल जो आरएनए है वो भी स्टडी करेंगे हम टेक्सोनमिक रिलेशनशिप में, और मालिक्यूलर क्लॉक्स को भी। अभी मैंने कहा कि जो म्यूटेशनल कांस्टेंट रेट से चेंजेस आएंगे दिस इज कॉल्ड मालिक्यूलर क्लॉक। मॉलिक्यूलर क्लॉक से यूज़ किए जाते हैं डिटरमिन द रेट ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस विच इज़ आल्सो प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प फिल इन द टाइम गैप्स इन द फॉसल रिकॉर्ड। यानी जो फॉसल के रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होने की वजह से जो चेंजेस आती हैं की वजह से जो गैप आता है वो हमें मॉलिक्यूलर क्लॉक से ईज़िली डिफाइन हो जाता है। और फिर इसी तरह से सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन द डीएनए फ्रॉम द ऑर्गेनिक लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन द न्यूक्लियर डीएनए, डाटा फ्रॉम द डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइन एज। ये तमाम चीज़ें हमें मॉलिक्यूलर क्लॉक से जो है वो क्लियर हो जाती हैं। So the molecular traditional method of the investigation always used to complement each other in the taxonomic studies। इस तरह से जो है हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूलर जो स्टडीज़ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल सिस्टमैटिक्स। ओके बच्चे,
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।